Bhavna Sahani and I'm back with the new video for class 10 history, and in this video I am doing the part 4 of the chapter the age of industrialization, part 1, 2 and 3, and 1, 2 and 3 के question answer already uploaded है. Kindly see that if you haven't seen till now. The link is in the description box. तो अब हम part 4 शुरू करते हैं, which is very important. part 4 में जो chapter का topic 4 है वो डिस्कस किया हुआ है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वन. सो टॉपिक 4 जो इस चैप्टर का है वो है फैक्ट्रीज केम अप. कुछ इंडिया में कुछ फैक्ट्रीज आई थी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो ये डेट्स के साथ मेंशन है, यू हैव टू लर्न इट. सो अर्ली फ्यू इंडियन फैक्ट्रीज. 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल आई थी बॉम्बे में. 1855 में जूट मिल आई थी बंगाल में. एंड अनदर वन जो आई थी, एक जूट मिल आई थी 1855 बंगाल में. उसके 7 साल बाद एक और जूट मिल आई थी 1862 में. अगर मैं 1860 की बात करूं, कानपुर में नॉर्थ इंडिया की बात करूं, एल्गिन मिल आई थी. 1861 में फर्स्ट कॉटन मिल आई थी अहमदाबाद की. ऑलराइट, अहमदाबाद में फर्स्ट कॉटन मिल आई थी. 1864 में 4 मिल्स आई थी जिसमें 94,000 स्पिंडल्स एंड 2,150 लूम्स यूज किए गए थे. एंड 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल आई थी मद्रास में. ठीक है. सो फ्रॉम 18th सेंचुरी आई एम टेलिंग यू, जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहा था तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना. तो ब्रिटिश जब रूल कर रहा था इंडिया पे, उन्होंने क्या किया, ओपियम को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया चाइना में. एंड दे टुक फ्रॉम चाइना एक्सपोर्टिंग टू इंग्लैंड. राइट. So basically from 18th century British in India exporting opium to China. ठीक है. And they took from China and exporting it to England. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, चाइना से कुछ चीजें एक्सपोर्ट करके इंडिया में, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है. अब कुछ इंडिया के अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में जो अर्ली ट्रेडर आए थे वो द्वारका नाथ टैगोर थे. ठीक है. वो चाइना के साथ ट्रेड करते थे. उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई थी 1830s टू 1840s में, लेकिन उनका बिजनेस कंप्लीटली डूब गया था ड्यू टू क्राइसिस इन 1840s. तो 1840s में कुछ क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से उनका बिजनेस काफी ज्यादा डूब गया था. ठीक है. अगर मैं बॉम्बे की बात करूं, ये बंगाल की बात है. अगर बॉम्बे की बात करूं, बॉम्बे में थे दिनशा पटेल एंड जमशेदजी नुसरवंजी टाटा. ठीक है. दोनों पारसीज थे. उन्होंने बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाया इंडिया में. ठीक है. दे एक्यूमुलेटेड देयर पार्टी फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना. सबसे पहले उन्होंने अपनी वेल्थ कैसे बनाई, चाइना को एक्सपोर्ट करके. एंड लेटर ऑन बेसिकली उन्होंने क्या करना शुरू किया, रॉ मटेरियल को भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया. ठीक है. एंड पार्टली फ्रॉम रॉ मटेरियल विच वाज टेकन टू इंग्लैंड. ठीक है. अगर मैं कैलकाटा की बात करूं तो कैलकाटा में सेठ हुकुमचंद थे. ही वाज अ मारवाड़ी बिजनेसमैन. उन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल लगाई थी 1917 में एंड ही वाज द वन हु आल्सो ट्रेडेड विद चाइना. ठीक है. अगर मैं कैलकाटा की बात करूं कि, ठीक है, अगर मैं कैलकाटा की बात करूं तो जीडी बिरला के फादर एज वेल एज हिज ग्रैंडफादर, ठीक है, दोनों काफी फेमस एंटरप्रेन्योर थे. और उन्होंने कैपिटल कैसे एक्यूमुलेट करी थी, थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क. मद्रास की बात करूं तो देयर वर फ्यू मर्चेंट्स हु ट्रेडेड विद बर्मा. ठीक है. एंड अदर्स हैड लिंक विद द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका. और मैं अगर जमशेदजी नुसरवंजी टाटा की बात करूं, वो आयरन एंड स्टील, दो बेसिकली आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है. एक जमशेदजी नुसरवंजी टाटा, एक है द्वारका नाथ टैगोर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उस जमशेदजी नुसरवंजी टाटा का क्या रोल था, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आयरन एंड स्टील डेवलपमेंट इन आवर कंट्री. उन्होंने बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाया था इंडिया में. एंड 1912 में इन्होंने फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क शुरू किया था एट जमशेदपुर इन इंडिया. ठीक है. यही मैं अगर द्वारका नाथ टैगोर की बात करूं, ही बिलीव कि इंडिया की डेवलपमेंट जो है वो वेस्टर्नाइजेशन से और इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही होगी, इंडिया की डेवलपमेंट. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिपिंग बिजनेस, शिप बिल्डिंग, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशन, इंश्योरेंस, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू किया.
एंड हाँ, इनका अच्छा फॉर्च्यून, अच्छा बिजनेस चाइना से ट्रेड करके शुरू हुआ. लेटर ऑन ही इन्वेस्टेड इन शिपिंग, शिपिंग बिल्डिंग, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशन एंड इंश्योरेंस. देन ही स्टार्टेड डूइंग द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज खोली थी बिटवीन 1830s एंड 1840s. बट अनफॉर्चुनेटली 1840s के बाद बिजनेस क्राइसिस आए थे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस कंप्लीटली डूब गया था. राइट. एंड उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो ब्रिटिशर्स ने लगाई थी ऑन द इंडियन मर्चेंट्स. मतलब देयर वर फ्यू रिस्ट्रिक्शन जो ब्रिटिशर्स ने लगाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाई थी इंडियन मर्चेंट्स के ऊपर इन 19th सेंचुरी. ठीक है. सो जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो यूरोप के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ठीक है. सो दे वर बैड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ठीक है. इंडियन मर्चेंट्स को क्या करना होता था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना होता था, फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना होता था जो ब्रिटिशर्स को चाहिए होता था ब्रिटेन में. सो दे हैड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स व्हिच वर रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. ठीक है. कुछ बड़ी बड़ी यूरोपियन एजेंसीज आई थी, इसके नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. वर्ड हिगलोर एंड कंपनी. ठीक है. एंड्रयू यूल एंड जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी, ये 3 बिगेस्ट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी थी. ठीक है. एंड ऑल 3 मोबिलाइज कैपिटल. तीनों का क्या काम था, कैपिटल को मोबिलाइज करना, जॉइंट स्टॉक कंपनी को सेटअप करना और उनको मैनेज करना. ठीक है. तो जो यूरोपियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके खुद के क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे. ठीक है. विच इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन. ठीक है. और काफी ज्यादा यूरोपियन एजेंसीज ने डोमिनेट किया था इन दी ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया. ठीक है. तो जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ रही थी तो फैक्ट्रीज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली लेबर की डिमांड भी इंक्रीज होगी. ठीक है. 1901 में 5,84,000 वर्कर्स को जॉब मिली इंडियन फैक्ट्रीज में. 1946 में ऑलमोस्ट 2,04,030 सॉरी 24,36,000 लेबर्स को काम मिला फैक्ट्रीज में. ठीक है. वर्कर्स केम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से आते थे, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आते थे काम करने. पीजेंट्स एंड आर्टिसंस जिनके पास काम नहीं होता था वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स में जाते थे अपना काम ढूंढने के लिए. एंड 50% ऑफ वर्कर्स इन बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज दे केम फ्रॉम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. 1911 की बात कर रही हूँ यहाँ पे. कानपुर में वर्कर्स आसपास के विलेजेस से आते थे, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आते थे. और जो वर्कर्स थे दे रिटर्न टू द विलेजेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग मंथ्स. ऑल राइट. एंड लोगों को बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था इन सर्च ऑफ जॉब. ठीक है. उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जॉबर के बारे में. जॉबर कौन थे, जॉबर मतलब वो लोग जिनको इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपॉइंट किया था कि तुम जाओ, जॉबर्स को बोला था तुम जाओ और हमारे लिए लोगों को हायर करके आओ, न्यू रिक्रूट्स को लेके आओ. ठीक है. जो जॉबर्स जो थे काफी ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर्स थे. इनका काम क्या था, विलेजेस में जाना, लोगों को लेके आना जॉब करने के लिए. ठीक है. उनको जॉब दिलाना, उनको सिटी में सेटल कराना, उनको मनी प्रोवाइड करना ड्यूरिंग क्राइसिस. ठीक है. जॉबर्स के पास कुछ अथॉरिटी और पावर थी. दे वर कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स. और जब वो किसी को जॉब दिला देते थे तो दे डिमांडेड मनी एंड गिफ्ट फॉर हिज फेवर. सो बेसिकली जॉबर्स वर लाइक एचआर, दे वर रिक्रूटिंग पीपल. ऑल राइट. अगर और किसी को जॉब चाहिए होती थी तो जॉबर के थ्रू ही मिलती थी, बिना जॉबर के थ्रू जॉब नहीं मिलती थी उस टाइम पे. All right. So who is jobber? Jobber is the person. Your jobbers were appointed by industrialists to get new recruits. They were an old and trusted workers. Their function was to got people from his village, ensured them jobs, helped them settle in cities, provided them money in crisis. They had authority and power. They were controlling the lives of the worker. They were demanded money and gifts for his favors. All right. सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो. ठीक है. सो अब टॉपिक 5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एंड जिसने अभी तक बाकी टॉपिक्स नहीं देखे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे हैं, टॉपिक 4 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ऑन द नंबर गिवन बिलो for your doubts. All right. And yes, do not forget to ring the bell icon if you like my video and for more such video
Do not forget to subscribe my channel and ring the bell icon. I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.